नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 8 फरवरी 2025 ईस्वी। 2025 का 8 फरवरी आ गया गुरु। 25 भी बीत जाएगा अगले कुछ दिनों में। देखते देखते तैयारी में साल का पता नहीं लगता है। आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग। 5 वर्षों के पश्चात आरबीआई ने रेपो रेट को परिवर्तित किया है। रेपो रेट को परिवर्तित किया है। ज़रा देखेंगे कि इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके अप्स हैं, क्या इसके चुनौतियां हैं, सब कुछ देखेंगे हम लोग। और क्या देखेंगे हम लोग, तो और एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। क्या है वो आर्टिकल है किनका, तो अमिताभ कांत जी का। अमिताभ कांत कौन है, तो ये हैं पहले नीति आयोग के सीईओ थे। वर्तमान में भी भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर ये रहते हैं। इनका आर्टिकल यानी कि भारत सरकार का आने वाला जो नीति वगैरह होगा एआई को रिलेटेड, उसका दिशा निर्देश एक तरीके से मानकर चलिएगा। इन्होंने शानदार आर्टिकल लिखा है। जो आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं वहाँ पर पूछता है कि भारत सरकार को एआई के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, तो आप इनके आर्टिकल का पॉइंट्स वगैरह उठाकर वहाँ पर डाल दीजिए, आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा। तो ज़रा इनका आर्टिकल भी हम लोग देखेंगे और ये आरबीआई का रेपो रेट वगैरह भी देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जो लोग समझ जाएंगे उनके लिए तो सही है, जो नहीं समझेंगे वो फिर अगले साल मुझे कंसल्ट करें, मुझे बताएं, मैं फिर आपके लिए बैठा रहूँगा। क्या है वो, असल में जो पढ़ने का समय होता है सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी का नहीं, पीटी के पश्चात का 6 से 7 महीना ही होता है। इसी में आप लीड हासिल करते हैं। लीड का मतलब 2-4 कदम बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे आगे निकलते हैं। ये आपने जो वेस्ट किया, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी बीत गया आपका, फरवरी भी बीत रहा है और मार्च बीतेगा, अप्रैल बीतेगा। हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ बहाने होंगे। किसी में होली का बहाना होगा, किसी में एसआई के एग्ज़ाम का होगा, किसी में यूपीएससी के एग्ज़ाम का होगा। ये 6 से 7 महीने आपके हर बार बीतते आ रहे हैं, ये बीतेंगे फिर से। फिर आप पछताते हैं कि समय मेरा निकल गया, मैंने नहीं पढ़ा। जो निकलते हैं उनको पता होगा कि यही वो समय है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना होता है। आप कब करते हैं, तो पीटी के नोटिफिकेशन के बाद। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। अब आपको अगर समझ में आए तो मेहनत कीजिएगा, उसी प्रकार से पढ़िएगा कि आपका अप्रैल में मेंस है, नो मैटर का आपने पीटी पास किया है या नहीं, और आपको किसी भी हालत में एग्ज़ाम क्रैक करके पद हासिल करना है। बाकी तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। नाम की तैयारी, रील वाली तैयारी तो आजकल ट्रेंड में है, आप वो भी कर सकते हैं। मुझे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है उससे। देखिए आज का सबसे पहला क्या है, आरबीआई के रेपो रेट कट करने का क्या निहितार्थ है, उसको ज़रा समझते हैं और उसके बाद आगे के टॉपिक पर चलेंगे। आर्टिकल का भी अध्ययन करेंगे हम लोग। शुरू में मैंने क्यों छोटा सा वो बोला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मुझे कि सर अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मत लगाइए मन, ये पढ़ने में मन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ तो इसमें है नहीं। रटे रटाए वही सिलेबस हैं जिसको एक बार फेल होने के बाद फिर पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है। प्रोसेस ही यही है। अब धान को कंप्लीट होने में 3-4 महीने लगता है तो लगता है, वो 15 दिन में तो नहीं हो जाएगा। तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका नुकसान है ना। रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ क्या होता है। रेपो रेट एक है भारत में बैंकिंग और रुपया पैसा का माई बाप, वो है आरबीआई, और एक होते हैं भारत में बैंक। और आप कौन हैं, आप हैं जनता। जनता जो लोकतंत्र की भगवान होती है। भगवान ही अपने यहाँ सही नहीं चल रहे आजकल तो ये आरबीआई है, इसी के पास में सारा पैसा रखा हुआ है। बैंकों को ये निश्चित दर पर बैंक को पैसा देता है, जिसको कहा जाता है रेपो। जिस रेट पर वो इंटरेस्ट लेता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। ये बैंकों को पैसा दिया इसने। अगर ये महंगा देगा बैंकों को पैसा, तो बैंक तो आपसे कमाती, तो बैंक आपको भी महंगा लोन देगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगी। अगर बैंक को ही रुपया महंगा मिल रहा है आरबीआई से, तो आपको भी तो महंगा ही देगी।
आरबीआई क्यों उसको महंगा करता है? जब उसको लगेगा कि मार्केट में कैश का फ्लो या पैसा का फ्लो कम होना चाहिए, पैसा का फ्लो ज़्यादा हो जाने से मुद्रास्फीति आ जाएगी, महंगाई हो जाएगी, तो नल को क्या कर देगा? टाइट कर देगा, जिससे पानी कम निकलेगा, पैसा कम निकलेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा? लोन महंगा हो जाएगा बैंकों के लिए। अब बैंक के लिए कोई चीज़ महंगा होगा तो आपको भी वो महंगा देगा। यानी कि आपको अगर कार खरीदना था, आप देखोगे कार लोन महंगा मिल रहा है, अभी 8%, 8.5% ले रहा है। जब 6.5% पर आ जाएगा या 7% पर आ जाएगा तब लूँगा। आप कार लेने नहीं जाएंगे, हतोत्साहित होंगे, मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। ये सारा चक्र जो चलता है इसको क्या कहा जाता है? एक शब्द कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक का मतलब क्या होता है बंधुओं? पैसा। और इसके लेकर जो नीति बनाई जाती है उसी को कहा जाता है मौद्रिक नीति। कौन बनाती है? तो आरबीआई बनाती है भारत सरकार के साथ में मिलकर। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों है ये? एक फैसले से इनके पूरे देश की वित्त व्यवस्था प्रभावित होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है, आपके प्रीलियम एग्जाम में पूछा गया है। एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट यानी कि पैसा रुपया कम कर देना है देश भर से, यानी कि इसमें रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति कम कर देना है। और लूज यानी कि पैसा रुपया देश में बढ़ा देना है, फ्लो, यानी कि मुद्रास्फीति को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है, लोगों को लोन आसानी से मिल सके। ये दोनों काम आरबीआई में और वहाँ पर जो बैठे नीति निर्माता हैं वो लोग बैठकर तय करते हैं। उनके एक फैसले से पूरे देश से खरबों डॉलर, खरबों रुपया निकल के आरबीआई के पास में चला जाएगा, और इनके एक फैसले से आरबीआई से खरबों रुपया निकलकर बैंकों के पास आ जाएगा। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, यानी कि बैंकों को लोन सस्ता मिला। अब देखिए एसबीआई का अगले दिन ही आ जाता है, क्या आ जाता है कि होम लोन हुआ सस्ता, कार लोन हुआ सस्ता, कार ले लो, होम ले लो। क्या करना चाहती है एसबीआई या भारत सरकार? क्या करना चाहती है? डिमांड को इंक्रीज करना चाहती है कि लोग खरीदें, चीज़ों पर खर्चा करें। क्यों करवाना चाहती है? क्योंकि खर्चा करेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो कंपनियां ज़्यादा निर्माण करेंगी, कंपनी ज़्यादा निर्माण करने के लिए लोगों को रखना पड़ेगा, यानी कि जॉब क्रिएशन हो सकता है। ज़्यादा सामान बिकेगा तो भारत सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, यानी कि पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकता है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, सकता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं तभी कोई मतलब बनता है। जरा आप देखते हैं शब्दों को और ध्यान से कुछ तथ्यों को, फैक्ट्स को पढ़ते चलते हैं। 5 वर्षों बाद परिवर्तित किया गया है गुरु, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। मेंस जिनका है वो भी और जिनका प्रीलियम है वो भी, आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको उत्तर लेखन के लिए दिया जा सकता है। मौद्रिक नीति समिति ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5 वर्षों में 2020 से पहली बार रेपो रेट को 6.5% 25 आधार अंक यानी कि 6.25 से 25.25 बेसिक पॉइंट की कटौती कर दी है। तब ये 6.5% के आसपास में 6.25% के आसपास में आ गया है। कितना था ये? 6.5% था, मैंने उल्टा बोल दिया है। वहाँ से 6.25% के आसपास में आ गया है। ये 0.25% कम करने से क्या होगा पता है? आप देखिएगा एसबीआई का जो नया एडवर्टाइजमेंट आता है, सबसे पहले अपडेट करती है एसबीआई, तो उसने क्या कर दिया? 1% के आसपास का उसने मार्जिन दिया है। यानी कि अब बैंकों को कितने पर मिलेगा पैसा? तो 6.5% के ब्याज पर मिलेगा बैंकों को। तो बैंक आपसे मिनिमम 7.5 से 8% देगी। हालांकि ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है गुरु, 2.5 से 3% बैंक बीच में खा रही है। आपको लग रहा होगा 2.5 से 3% क्या ज़्यादा हो गया क्या? यहाँ पर खरबों डॉलर की बात हो रही है, तो उसमें 2.5 से 3% में एसबीआई कितना कमाती होगी, सोचिए ज़रा। तो इसलिए उसने झट से क्या किया? नया एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि होम लोन सस्ता, कार लोन सस्ता, 1% की कटौती हो गई है, अब 7.5% पर मिल रहा है, 8% पर मिल रहा है। ये होता है बेनिफिट। ओके,
केंद्रीय बजट 25-26 उपभोग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती के बाद देखिए भारत सरकार ने 2 कदम किए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दरअसल महंगाई के कारण से भारत में मार्केट डाउन जा रहा था। हमारी जीडीपी की ग्रोथ बहुत लोएस्ट आ गई थी, 5.6% के आसपास में आ गई थी। तो भारत सरकार को लगा कि लोगों को परचेज करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कर रही है ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। पहला काम किया कि 8वां पे कमीशन आएगा। पे कमीशन आ रहा है 8वां। इससे भी क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी 30 से 35% बढ़ जाएगी। अगर किसी की सैलरी पहले 1 लाख रुपए थी तो अब 1,30,000 के आसपास में हो जाएगी। किसी का 10,000 था तो 13,000 के आसपास में सैलरी हो जाएगा मिनिमम। दूसरा क्या किया कि भाई पर्सनल टैक्स जो आप लोग देते हैं, इनकम टैक्स जिसको कहा जाता है, इनकम टैक्स आईटी कहा जाता है, आईटी में उन्होंने कटौती कर दिया। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। तीसरा उन्होंने क्या किया, लोन वगैरह को सस्ता करने के लिए रेपो रेट में कटौती कर दी। यानी कि भारत सरकार और आरबीआई क्या चाह रही है कि मार्केट में पैसा आए, लोग खूब सारी खरीदारी करें ताकि मार्केट में थोड़ा सा बूम आए। मार्केट उदास चल रहा है कुछ दिनों से। केंद्रीय बजट 25-26 उपभोग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती के बाद ये सब कदम उठाया गया है। आरबीआई में रेपो रेट कटौती के निर्णय के पीछे क्या कारण थे, तो किस विकास को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। घटती मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गया, जो 4 महीने का निम्नतम है, जबकि नवंबर में 5.48% था, जो मौद्रिक सुलभता मॉनेटरी ईजिंग के लिए रिक्त प्रदान करता है। मतलब भारत सरकार या आरबीआई कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मुद्रास्फीति, जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, इसको महंगाई कहते हैं, महंगाई कभी भी जीरो ना हो जाए, ये कभी भी आरबीआई भारत सरकार नहीं चाहेगी। मुद्रास्फीति जब तक मार्केट में नहीं होगा, थोड़ी बहुत नहीं होगी, तब तक क्या होगा, तब तक कोई भी फैक्ट्री कंपनी कोई भी काम नहीं करेगा। 2-4 पैसा कमाएगा नहीं आदमी तो काम किस लिए करेगा, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। इसलिए कभी भी मुद्रास्फीति को जीरो नहीं किया जाता है, उसको मेंटेन करके रखा जाता है। अगर मुद्रास्फीति कम हो जाएगा ज़्यादा, तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी मार्केट में। अगर मुद्रास्फीति हद से ज़्यादा हो गया तो कोई कुछ खरीद ही नहीं पाएगा, फिर दोनों कंडीशन बुरा है। इसी को बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, समय समय पर रेपो रेट और अलग अलग दरों में कटौती करती रहती है, बढ़ाती घटाती रहती है। अगला देखिए क्या लिखा है, बाजार तरलता में वृद्धि। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, कैश का या किसी भी चीज़ का फ्लो जो है मार्केट में वो कम नहीं होना चाहिए, वो बना हुआ रहना चाहिए। कैश का तात्पर्य यहाँ पर केवल करेंसी वाली मुद्रा, फिजिकल करेंसी से नहीं है। कैश का मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में है उससे भी है। कैश का मतलब जो भी पैसा मार्केट में है, किसी भी फॉर्मेट में, डिजिटल में हो या फिर फिजिकल हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे आते हैं इसमें। ओके, यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, अब सुनिए जरा मैंने क्यों बोला ये लाइन। यूपीएससी ने 2020 ईस्वी में एक सवाल पूछा पीटी में, 4 गो ऑप्शन दिया कि चंदू लाल ने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपया निकाला। बैंक से, आरबीआई से नहीं, बैंक से 1 लाख रुपया निकाला अपने अकाउंट से। इस 1 लाख रुपया के निकालने से मार्केट में 1 लाख रुपया बढ़ गया, मार्केट में 1 लाख रुपया कम हो गया, मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा इसका? चंदूलाल ने 1 लाख रुपया अपने बैंक से निकाला, तो इस बैंक से रुपया निकालने का क्या प्रभाव पड़ेगा? मार्केट में 1 लाख रुपया बढ़ गया, मार्केट से 1 लाख रुपया कम हो गया, मार्केट में रुपया जस का तस बना रहा, या फिर कुछ नहीं हुआ। इसका आंसर होगा कि मार्केट में रुपया जस का तस बना रहा। मार्केट का तात्पर्य है जब भी कोई रुपया आरबीआई से निकल कर बाहर आ गया है, आरबीआई से बाहर आ गया है, किसी बैंक के पास हो या आपके पास हो, आपके पास तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बैंक के पास ही आएगा। आरबीआई से रुपया बाहर है यानी कि वो मार्केट में है, तो आप अपने बैंक से 1 लाख निकालें, 1 लाख जमा करें, मार्केट में जितनी तरलता थी उतनी ही है। अगर आरबीआई 1 लाख रुपया मार्केट में भेज देता है किसी भी तरह से, तो मार्केट में 1 लाख की लिक्विडिटी बढ़ गई है, 1 लाख रुपए बढ़ गए हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए वापस लेगा, तो मार्केट से 1 लाख रुपए वापस चले गए हैं।
आप कुछ भी खर्चा करें, बैंक किसी को लोन दे, लोन ले, इस सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट में रुपया, यानी कि आरबीआई से बाहर अगर रुपया आ गया है तो मार्केट में ही है, कहीं पर भी होगा, बैंक में हो, आपके अकाउंट में हो, आपके जेब में हो, वो सारा पैसा क्या है तो मार्केट में ही मौजूद है। इसी को कहा जाता है तरलता, यानी कि तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तरलता में वृद्धि होने से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरुआत में बढ़ती है, शुरुआत में बढ़ती है, लेकिन तरलता अगर अतिशय बढ़ जाएगा, अगर तरलता अतिशय बढ़ जाएगा, अगर तरलता अतिशय बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगा मनी का डिवैल्यूएशन हो जाएगा और चीज़ें फिर महंगी होने लग जाएंगी। तरलता के प्रवाह ने महंगे ऋण बाजारों को सुलभ बना दिया है, जबकि रेपो रेट में कटौती से तरलता सुनिश्चित की और विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम कर दी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कनाडा, मैक्सिको, चीन पर हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ युद्धों को शुरू कर दिया है, जिसके कारण से आरबीआई ने क्या किया है, अपने मार्केट को ओपन करना शुरू कर दिया है, जिससे ये हो कि हमारा मार्केट अच्छे से चले, विदेशी प्रभाव हम पर ज़्यादा इम्पैक्ट न डाले। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट रिप्रेजेंट एग्रीमेंट रेट कहता है, वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है। सेंट्रल बैंक जो हो गया कौन सा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, कोई भी हो, इन सब का माई बाप कौन है तो आरबीआई। ये जब इससे कोई भी ऋण लेते हैं तो वो जितना रुपया पर आरबीआई उसको ऋण देता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। उद्देश्य और कार्यकारिणी, ऋण लेकर या बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करता है, और आरबीआई से अगर पैसा इनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कम ब्याज दरों पर मिलेगा, तो ये आपको भी कम ब्याज दर पर देंगे। ऋण लेने की लागत और प्रभाव, उच्च रेपो रेट होगा तो क्या होगा, अगर हाई रेपो रेट हो गया, बैंकों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ गया तो लोन भी आपको महंगा देंगे, और अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को सस्ता ऋण मिल रहा है तो आपको भी सस्ता ऋण देंगे। ऐसा ही है ये चीज़। निहितार्थ क्या है, आर्थिक विकास होगा, इससे वित्तीय बाजारों को मजबूती मिलेगी, निर्यात प्रतिस्पर्धा में हम बढ़ सकेंगे, हमारे सामान सस्ते दर पर क्या हो सकेगा, निर्यात हो सकेगा, मुद्रास्फीति को भी बैलेंस किया जा सकेगा। मुद्रास्फीति 4 ± 2 रहना चाहिए, 4 ± 2 रहना चाहिए, वर्तमान में 5.6% के आसपास बना हुआ है। 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य के पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पृष्ठभूमि है, मानकर चलिए कौन सा एक्ट है एक बनाया गया, और उस एक्ट के बाद से 2016 में भारत सरकार ने एमपीसी जब बनाया है, मुद्रास्फीति कमेटी, उसके बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बाद से तय किया गया कि 4% लक्ष्य रखते हैं, 4 ± 2% रखते हैं, जिससे क्या हो, देश में महंगाई भी बनी रहे और लोगों को ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। ये मैंने दोनों एक साथ बोला है। यही है 4 ± 2 का मतलब, कि मुद्रास्फीति को हमें शून्य भी नहीं करना है और हाइपर इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़वाना है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में आपने देखा होगा, या वेनेजुएला में, कि यहाँ पर 400 रुपये का अंडा मिलता है और 1000 रुपये का तेल मिलता है। ऐसा भी नहीं करना है जिससे लोग खरीद ना पाएँ, और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाएं, जिससे क्या होगा तो बाज़ार में प्रोत्साहन ख़त्म हो जाता है, उत्साह ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला आर्टिकल है, आर्टिकल को ज़रा देखिए कि क्या है आर्टिकल। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एआई रेस व्हाट इंडिया शुड डू, इन्होंने लिखा है अमिताभ कांत जी। देखिए क्यों मैंने कभी मैं आपको जल्दी आर्टिकल में नहीं पढ़ाता हूँ, क्यों मैं पढ़ाता हूँ आर्टिकल की चीज़ें, मैं खुद से क्रक्स निकाल कर हिंदी में टाइप करके आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर हैं। कौन है, तो यही नीति निर्माता है जो नीति निर्माण करने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इनका अगर आर्टिकल है तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार इस दिशा में सोच रही है और आने वाले समय में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए दुनिया में क्यों ये सब चीज़ें चर्चा में हैं। ओपन एआई का चैटबॉट आया जिसका क्या नाम था, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी नाम है इसका। ये रिवॉल्यूशन था एक, आप लोग गौर नहीं करते हैं क्योंकि आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, आपके ऊपर इसका प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि आप तो उसी माहौल में रहते हैं, तैयारी करना, अपने किताबों से मतलब रखना, सिलेबस का अध्ययन करना, वही सब करते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपका जान पहचान वाला काम करता होगा तो उनको पता होगा कि एक वेबसाइट था स्टैक ओवरफ्लो, ये डूब गई, लगभग में डूब गई। क्यों?
क्योंकि पहले लोग स्टैक ओवरफ्लो पर जा करके देखते थे कि इस कोडिंग में ये दिक्कत आ रही थी, क्या उसका समाधान होगा। अब लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाते हैं, वहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसको बना करके दे देता है। गूगल जैसी वेल एस्टेब्लिश कंपनी, जिसका सर्च इंजन दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्च इंजन है, वो भी घबरा गई। उसने जेमिनी और बार्ड जैसी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसको लगा कि चैट जीपीटी उसको निपटा देगा, और कई हद तक उसने गूगल को बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाया है, जिसके कारण से गूगल को अपने एम्प्लॉय तक को हटाना पड़ा बहुत सारे। हालांकि अब एआई पर भी काम कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, एक छोटे से चीज़ ने लंका लगा दी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को। दूसरा अब एक और आया है, लेकिन चैट जीपीटी के साथ एक खामी है कि एक तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, और इसको इम्प्लीमेंट करना अपने किसी भी चीज़ों के साथ में, तो उसके लिए हाई क्वालिटी के प्रोसेसर चाहिए होते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर चाहिए होते हैं। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक है। चाइना वालों ने जीवन में आज तक कुछ भी अपना ओरिजिनल नहीं बनाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट करके उसी से बहुत सारा डेटा लेकर उन्होंने बोला कि डीप सीक नामक एक चीज़ बनाई है हमने, जो चैट जीपीटी से सस्ता है, इजी टू यूज है, आसान है उपयोग करने में, और ये हम फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं मैक्सिमम जगहों पर। चैट जीपीटी का जो चैट जीपीटी 4 वर्जन है, उसका सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 2,000 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। सालाना 24,000 का सब्सक्रिप्शन है किसका, चैट जीपीटी 4 का, जो सबसे हाईटेक वाला है, लेटेस्ट वाला है। 3 तक उसका फ्री है। जबकि डीप सीक ने बोला कि आप हमारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, ऑलमोस्ट हम फ्री देंगे, और आपको इसके लिए हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर भी नहीं चाहिए। ओके, अब इसके कारण से क्या हुआ, चैट जीपीटी और नावीडिया, जिस कंपनी का नाम है नावीडिया, उसके प्रोसेसर खूब बिक रहे थे चैट जीपीटी के नाम पर, उसका शेयर धराम हो गया, और लगभग में पाकिस्तान की जीडीपी जितना उसका नुकसान हो गया एक दिन में उस कंपनी का। उसका नाम है नावीडिया। ये सब कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों की समझ आपको इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आप इनका उपयोग नहीं करते हैं, आपको नहीं पता होगा कि इन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो यानी कि एक छोटे छोटे परिवर्तन के कारण से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो बन रही है, बिगड़ रही है, उसकी दिशा तय हो रही है कि इस डायरेक्शन में कोई इकोनॉमी बढ़ने जा रहा है। तब अमिताभ कांत जी ने बोला है कि भारत सरकार को अब ऐसे में क्या करना चाहिए। क्या ऑलरेडी मौजूद चैट जीपीटी या फिर डीप सीक जैसे जो चैट बोट हैं एआई आधारित, क्या उसके निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, या हमें एआई के लिए कुछ और करना चाहिए। तो इन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। इन्होंने बोला कि भारत में बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसी जो ऑलरेडी एआई को लेकर काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि 4,42,000 एआई प्रोफेशनल हैं जो एआई पर काम कर सकते हैं भारत में। उसके अलावा भारत में जो अलग अलग कंपनियां हैं उनमें 92% एक्सेप्टेबिलिटी है एआई को लेकर। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को अपनाए जा रही हैं, 92% तक। 100 में से 92 कंपनियां एआई की दिशा में सोच रही हैं और उसको एक्सेप्ट करती जा रही हैं, इम्प्लीमेंट करती जा रही है, अपने साथ में जोड़ते जा रही हैं। यानी कि ये जो आपका मास्टर आपको पढ़ा रहा है, मैं खुद कई सारी चीज़ें चैट जीपीटी से निकालता हूँ, मॉडल आंसर निकालना होता है मेटा एआई से निकालता हूँ। आप भी उपयोग कर सकते हैं। कई सारे फोटोज़, कई सारी चीज़ें बनाना आसान हो गया है चीज़ें। तो ये क्या है, यानी कि भारत में कोई निरक्षर नहीं है, सीख रहे हैं हम। इन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए जिसमें इन्होंने भाषिनी के बारे में बताया है जो 22 अलग अलग लैंग्वेज में काम कर रही है, 22 भारतीय भाषाओं या अलग अलग भाषाओं में काम कर रही है। और इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को 22 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके सामान्य भाषा में उसको प्रेजेंट करना, ये भाषिनी के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, सोशल सर्विस का सेक्टर हो, या कई सारे साइंस का सेक्टर हो, उसमें भारत में एआई मॉडल भरते काम कर रहे हैं। और भारत में कई सारे स्टार्टअप ऐसे बन रहे हैं जो जनरेटिव एआई को लेकर, ये एआई का भी पिताजी होगा आने वाले समय में। जनरेटिव एआई जब ये अपने पीक पर होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जनरेटिव एआई के क्षेत्र में भारत में 1200 से ज़्यादा स्टार्टअप खुले गए हैं, ऐसा इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने जो बोला है वो कहीं ना कहीं, अब मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म पर चलूँगा, मुझे स्वप्न लोकीय लगता है, थोड़ा सा ड्रीम जैसा लगता है। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि भाई बिना पढ़े बोल दे कोई कि 1 महीना मैंने यूपीएससी निकाल लिया। होते हैं ना ऐसे कुछ टॉपर आपको दिखेंगे हवाबाजी करते हुए, हमने तो पढ़ाई किया ही नहीं था, हम तो घूम फिर रहे थे, हमारा निकल गया यूपीएससी।
पता चलता है गृह शोभा पढ़ रहे थे वो, पता चलता है 5 साल से भाई साहब कहीं दिखे ही नहीं, पढ़ रहे थे, है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगा। इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब बना ही रहे हैं, हमें एआई में उपयोग होने वाले हार्डवेयर पर काम करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हार्डवेयर पर हमें काम करना चाहिए, यानी कि एआई जो मशीन बनाया जाएगा कोई भी, तो उसमें सॉफ्टवेयर भले एआई का कुछ भी लगे, लेकिन हार्डवेयर भी तो लगेगा। जिस प्रकार से भारत आईटी में आजकल छाया हुआ है, लेकिन भारत में कंप्यूटर हार्डवेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो गलती हमें नहीं करना चाहिए। इन्होंने, भाई साहब ने ऐसा बोला है, अमिताभ कांत जी ने, कि हमें एआई हार्डवेयर पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया मस्ट टेक डिसीजन स्टेप टू बिल्ड एनी फोर्टिफाई द हार्डवेयर बैकबोन पावरिंग एआई सिस्टम। एआई सिस्टम में उपयोग होने वाले हार्डवेयर पर हमें ध्यान देना चाहिए। एआई सिस्टम में सबसे पहला चीज़ जो उपयोग होता है वो होता है कौन सा, तो सेमीकंडक्टर हाई परफॉर्मेंस चिप होते हैं। इसके निर्माण में हम जीरो हैं। भारत सरकार काम कर रही है लेकिन जीरो हैं। अपने यहाँ पर हार्ड ड्राइव नहीं बनते हैं, अपने यहाँ पर मोबाइल बनते नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, असेंबल होता है। अपने यहाँ पर पार्ट्स का निर्माण नहीं होता है, अपने यहाँ पर रोबोटिक्स और कंप्यूटर से जुड़े हुए पार्ट्स का निर्माण नहीं होता है। डिस्प्ले बनता है कोरिया में, चिप बनता है ताइवान और चीन में, बैटरी बनता है वियतनाम में, ईयरफोन बनता है बांग्लादेश और वियतनाम में, और सबको असेंबल करके हम फ़ोन बेच रहे हैं गुरु। बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बोला है। क्रिटिसिज्म के लिए मैंने ये आपको समझाया है, क्रिटिकली एनालाइज। अब इसमें आपको क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में आप लिखेंगे कि हमें हार्डवेयर के क्षेत्र में एआई के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होगा उसके निर्माण की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर में तो हम बढ़ ही रहे हैं, हमें उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि एआई हार्डवेयर में अगर हम लीड हासिल कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्होंने कई सारे इसमें बताया भी है कि हमें अलग अलग तकनीकों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चिप निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, इसरो की मदद लेनी चाहिए, अलग अलग बड़ी बड़े प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को इन्वॉल्व करना चाहिए। किसके लिए, हार्डवेयर मेकिंग प्रोसेस में, कि हमारे यहाँ पर हार्डवेयर का निर्माण हो। सॉफ्टवेयर में तो हम लोग काफ़ी आगे हैं, हार्डवेयर के निर्माण में हमारे पास अभी भी क्या है, पोटेंशियल है, और हमें उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको समझाया है, इन्होंने कई सारी खूबियाँ भी बताई है। आर्टिकल का क्रक्स यही है कि हमें हार्डवेयर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एआई कुछ भी उपयोग करेगी, हार्डवेयर तो उपयोग करेगी ही, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर किस काम का। तो अब हमें हार्डवेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बूस्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन भी अधिक होता है, और इसमें इनकम और पैसा भी अच्छा होता है सॉफ्टवेयर की तुलना में। और अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ग्रोथ बना लिया अपना, तो आपने एआई सेक्टर को लगभग में कंट्रोल कर लिया। तो ये इन्होंने हमें सजेस्ट किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है मामा है, गवर्नमेंट टू अपग्रेड ई नैम प्लेटफॉर्म। ये मामा है शिवराज सिंह जी चौहान। प्रमोट इंटर स्टेट ट्रेड चौहान इन राज्यसभा। इन्होंने बोला है कि नाम क्या होता है गुरु, नाम होता है बाजार समिति। अब समझ गया होगा, सब लोग समझ गए होंगे। बाजार समिति क्या होता है, जहाँ पर आपके शहर में भी होगा कोई ना कोई बाजार समिति, दरभंगा बाजार समिति, हर जगह बाजार समिति होता है। क्या होता है ये, यहाँ पर किसान अपने रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और थोक भाव में बेचते हैं। यहाँ से फिर बाजार समिति से कहाँ आता है, तो आपके आस पड़ोस के दुकानों में सामानें आती हैं, आपके बगल में जो दुकान है बड़े बड़े उसमें आती है, जो मार्केट एरिया में आप परचेज करते हैं ना, वहाँ पर आ जाता है ये सामान। बाजार समिति, बिहार में सबसे सामान्य भाषा में इसको यही कहा जाता है, बाजार समिति। ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब देखिए ई नैम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट। यानी कि पहले किसान आकर खुद बोरा पहुंचा के जाते थे, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम बेचने लगे तो उसी को कह दिया ई नाम। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत थी कि इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय व्यापार में और अलग अलग दूरी के व्यापार में इसमें नुकसान हो रहा था ई नाम में। तो हमने बोला कि इसको भी अपग्रेड करो। तो अपग्रेड कैसे, ई नाम 2.0। पहले हमने नाम किया, फिर ई नाम किया, अब 2.0 भी उसमें लगा दिया। तो ये क्या हो गया टोटल मिलकर, ई नाम 2.0।
यही हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का दूसरा वर्जन। सब खत्म, कहानी खत्म। अब 2.0 करेंगे तो क्या होगा? पहले लेकर आए ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो वीवो प्लस, इस प्रकार का फ़ोन। वो क्या करता है? वो ज़्यादा गोरा करता है। तो उसी प्रकार से ई नाम है, इसमें क्या है? KYC किया जाएगा। इंटर स्टेट ट्रेड के लिए इन्होंने बोला है ना, इंटर स्टेट ट्रेड के लिए KYC वगैरह से जोड़ देंगे, बैंकिंग से जोड़ देंगे, जिससे आसानी और त्वरित ट्रेड हो सकेगा। ई नाम में नाम था कि किसानों को फिजिकली जाकर मार्केट में बेचना पड़ता था। ई नाम हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में किसान अपना सामान बेचते हैं। और ई नाम 2.0 हो गया कि एक से ज़्यादा राज्यों में भी जाकर बेच सकते हैं। अब तक ई नाम देख लीजिए, भारत में कृषि उत्पाद, कृषि संबंधित वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको क्या कहा जाता है? ई नाम। पहले था नाम, उसमें फिर ई जोड़ दिया। 14 अप्रैल 2016 को इसे सभी राज्यों में कृषि उपज बाजार समिति APMC को जोड़ने वाले पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। यह किसान, व्यापारी, खरीदार को उत्पादक को ऑनलाइन व्यापार सुविधा प्रदान करता है। यह किसान और व्यापारी को उनको उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है और उनकी उपज के सुचारू रूप से विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं भी देता है, मंडी जैसा बना करके देता है। ENAM पर व्यापार। वर्तमान समय में खाद्यान्न, सब्जी, फल सहित 90 से ज़्यादा वस्तुओं का ई नाम पर व्यापार किया जाता है। किसान अपनी उपज का विवरण और फसल की एक तस्वीर को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और सही दाम लगाने वाले उसको परचेज करते हैं और उसका डिलीवरी भी हो जाता है। किसान ई नाम को पसंद क्यों नहीं करते हैं? अभी भी इसको नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्यों जाके बेचते हैं खुद ही? क्योंकि उनको लगता है कि सभी जगह इंटरनेट नहीं है और उनको दाम सही नहीं मिलता है। ऊपर से उनको लॉजिस्टिक का पता नहीं होता है, कैसे भेजें कैसे नहीं भेजें। किसान ऑनलाइन व्यापार के बजाय भौतिक व्यापार के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं और इस कारण से वो जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचते। हालांकि कुछ न कुछ परसेंटेज तो बिक ही रहा है अभी भी ई नाम पर। इसी का दूसरा वर्जन आया है जिसका ई नाम 2.0 कहा जा रहा है। इसमें इंटर स्टेट जो व्यापार होगा उसको आसान बनाने की पहल की जा रही है। ये 2 टॉपिक आज मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।